जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 43 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सीमिंग पेंगजू से कहता है, बताओ कि आपका अफेयर युआन जेन के साथ है। तीजुन कहता है, कोई जरूरत है एक्सप्लेन करने की, मुझे तुम पे और युआन जेन पे बिलीव है। पेंगजू खूब रोती है। बाद में पेंगजू तीजुन को बताती है मेरे और क्राउन प्रिंस के बीच। तभी तीजुन उसे पकड़ के गले लगाते हुए कहता है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ पार की वजह से तुम स्ट्रगल कर रही हो, इसलिए तुम हर्ट हो। इस पे गलती मेरी ही है। तुमसे मिलने से पहले मैंने कई शादियाँ और बच्चे भी किए हैं, नहीं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताता। पेंगजू बताती है, गलती तो मेरी है। जानती हूँ कि लोग और ऑफिशियल्स सभी मुझे आपको पटाने वाली समझते हैं, मेरी वजह से सभी आपको बेवकूफ भी समझते हैं। तीजुन कहता है, इन सब बातों पे ध्यान मत दो, ना तो मुझे डर है और ना ही रिग्रेट है। यहाँ पेंगजू काजल लगा के कहती है, मैंने अपनी आंखों पे ये कैसे बनाया है, क्या मैं बूढ़ी लग रही हूँ? तभी उसे मिरर में तीजुन दिखता है। वो पीछे देखती है बट वो नहीं होता। सिमिंग बताता है, जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, ये सब होता है जिसे सब लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि इससे सेपरेशन होता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं पा पाते जो आप चाहते हैं। ये लाइफ की हार्डशिप है, कोई भी इससे बचा ही नहीं है। अगर लॉर्ड तीजुन को पता चलेगा कि मैंने आपको उनकी किस्मत मॉडर्न में बदलने दिया तो वो हमें गलत जरूर ठहराएंगे। पेंगजू कहती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उन्हें सफर होते हुए भी नहीं देख सकती। सेविंग कहता है, ये सब आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये किस्मत है प्रिंसेस। यहाँ तीजुन अकेले में दूसरी वाइफ की बातें सोचता है कि लेडी जैन अनफेथफुल है आपके लिए। मैंने इस रूमर को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट आप फिर भी मुझ पे बिलीव नहीं करते। बट आज सभी वाइफ ने उन्हें गले लगते हुए इम्पीरियल गार्डन में देखा, वो तो फैन का बहाना भी दे आई। आप बेवकूफ ना बने। वो पेंगजू की बेल देखता है जिसपे एरो भी होता है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने कहा था इस ब्रॉन्ज बेल को तुम हमेशा से पहनती थी जब से हम साथ हुए। पेंगजू बताती है, इसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने मुझे दिया है। तभी वहाँ एक ऊनक आके बताता है क्राउन प्रिंस को हार्ट अटैक आ गया है जब वो नहा रहे थे। तीजुन शॉक में जाता है। वो ऊनक कोई और नहीं सीमिंग होता है। यहाँ युआन जेन नहाने जाता है, वो बाथ टब के अंदर होता है। तभी वहाँ एकदम से पेंगजू उठकर कहती है, क्राउन प्रिंस। युआन जेन शॉक होता है। पेंगजू उसे छूते हुए कहती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। युआन जेन डर के कहता है, अगर फादर ने हमें एक साथ देख लिया तो हम अपने सर बचा नहीं पाएंगे। पर जैसे ही बाहर जाता है पीछे तीजुन ये सब देख के शॉक होकर कहता है, जुआर क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? पेंगजू मना करती है। तीजुन कहता है, पैलेस वापस जाओ, इस मैटर के बारे में हम तीनों के अलावा कोई और भी नहीं जानता और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। तीजुन दुखी मन में जाता है और उसका हार्ट ब्रेक होता है। वो खून की उल्टी भी करके बेहोश होकर गिरता है। पेंगजू और युआन जेन दोनों वहाँ चीखते चिल्लाते हैं। यहाँ तीजुन बेड पे होता है। पेंगजू खूब रोती है। वो जैसे ही तीजुन को छूने जाती है तभी दूसरी वाइफ आकर उसे पकड़ते हुए धक्का मार के गिराते हुए गार्ड्स को कहती है, इस बिच को लेकर जाओ, ये यहाँ रहने लायक ही नहीं है। वो तीजुन से कहती है, आपने मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, इस औरत ने आपको 2 बार बचाया है, बट इसने उसी का फायदा उठाकर ऐसे कांड किए हैं जिसे बताया नहीं जा सकता। गार्ड्स पेंगजू को खींचकर ले जाते हैं। वो चीखते हुए कहते हैं, आप तो मुझ पे बिलीव करो मैजेस्टी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरा रीजन है। गार्ड्स उसे जेल में बंद करते हैं। सिमिंग आकर कहता है, प्रिंसेस आप ये याद रखें कि एम्परर लॉर्ड दोंगहुआ तीजुन है। आज के बाद जब वो 18 इयर्स के बाद नहीं रहेंगे, वो लॉर्ड दोंगहुआ तीजुन बनेंगे, एक इमॉर्टल, है ना? पेंगजू खूब रोती है। सिमिंग कहता है, आप अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों कर रही है? पेंगजू कहती है, स्टार लॉर्ड आप नहीं समझोगे, तीजुन मॉटर रिम में मेरे इकलौते हस्बैंड है। जब वो 9 हेवंस में लौटेंगे तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। बताओ क्या वो सब मॉटर रिम का याद रखेंगे? जो भी उन्होंने मुझसे कहा वो मेरे लिए किया। सिमिंग बताता है, तीजुन यहाँ इमॉर्टल रिम में 6 टॉर्मेंट को एक्सपीरियंस करने आए थे, तो वो ये सब भूल कैसे सकते हैं? पेंगजू तसल्ली करती है। सिमिंग बताता है, वो याद रखेंगे बट आपके और उनके रिलेशन में कुछ भी नहीं बदलेगा। 20 इयर्स मॉटर रिम में एक छोटे हैं बट उनकी उंगली के हिसाब से सिर्फ एक छोटी सी जगह है। मेरे एडवाइस मानिए, इसे सिर्फ आप हेविली ट्रायल ही माने। ये रोमांस स्टार्ट मॉटर रिम में ही हुआ था और खत्म भी यही होगा। पेंगजू सब सुनकर दुखी होती है। यहाँ फाइनली तीजुन को होश आता है। उसे पेंगजू की झलक दिखती है। वो खुद को संभाल ही नहीं पाता, वो गिरता है। वो उसी एरो और बेल को देखकर दुखी होकर खून की उल्टी करके फिर से बेहोश हो जाता है। पेंगजू यहाँ जेल में दुखी होकर खूब रोती है। सिमिंग रुमाल निकालकर मन में सोचता है, भगवान ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, ये चिंगजू की प्रिंसेस है,
मुझे अपना दिमाग इन सभी बातों से हटाना होगा। फेंग जो सीमिंग को देखकर पूछती है क्या हुआ। सीमिंग मना करता है। फेंग जो पूछती है तुमने अभी तक मुझे दिया क्यों नहीं। सीमिंग कहता है मैं भूल गया। वो रुमाल जैसे ही देता है तभी वहाँ एक घंटा बजता है। सीमिंग बताता है एम्परर खत्म हो गए। ये सब होना तो नहीं था। बुक ऑफ डेस्टिनी के हिसाब से एम्परर दीजुन को इतनी जल्दी नहीं मरना था। वो मन में सोचता है क्या कहीं वो अपने प्यार को खोकर इतने बुरे तरीके से हर्ट हुए है। फेंग जो सुनकर खूब रोती है। सीमिंग बताता है लगता है लॉर्ड दीजुन ने अपना ट्रायल पूरा ही कर लिया, मुझे 9 हेवंस पर लौटना होगा। सीमिंग जाता है। फेंग जो चिल्ला के पूछती है क्या मैं लॉर्ड दोंगहुआ दीजुन से फिर मिल पाऊंगी। वो खूब रोती है। फाइनली लॉर्ड दोंगहुआ दीजुन अपने हेवनली ट्रायल कंप्लीट करके 9 हेवंस में पहुंचता है। उसे फेंग जो की बातें याद आती है जिसमें वो कहती है प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ये 2 साल नहीं भूलोगे जो हमने एक साथ बिताए। उसे सभी फ्लैशबैक एक एक करके याद आते हैं जो भी उसने फेंगजू के साथ मॉर्टन रिम में बिताए, जो सभी लव मोमेंट थे। उसे अपने हाथ में वही बेल दिखती है जिसे मॉर्टन रिम में उसने संभाल के रखा था। यहाँ मॉर्टन रिम में सभी लोग दीजुन की डेथ को लेकर खूब रोते हैं। पीछे जियू ये हुआ की कजन कहती है ये नहीं होना था, मैं तो अभी आई थी। यहाँ सीमिंग दीजुन को आकर ग्रीट करता है। दीजुन कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए। सीमिंग कहता है गलती मेरी है जो आप यहाँ टाइम से पहले मॉर्टल बॉडी में आ गए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। दीजुन पूछता है 60 इयर्स का ट्रायल था तो 18 इयर्स कम कैसे हो गए, क्या गलत हुआ। सीमिंग कहता है कॉमन मॉर्टल टाइम पे जाता है बट आप ज्यादा प्रेस्टिजियस हैं और बुक ऑफ डेस्टिनी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। या शायद आपके लिए 6 हार्डशिप को झेलना बहुत ज्यादा हो रहा था। दीजुन कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि मेरा लव ट्रायल जो चिंगचू की बाय फेंगचू के साथ था वो इतना था कि मैं झेल ही नहीं पाया। सीमिंग कहता है मैं ऐसा नहीं कह सकता। दीजुन कहता है मैं मॉर्टल स्टेट में लौट आया हूँ और अब 9 हेवंस पर लोग ऑलरेडी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तभी वहाँ ये हुआ आकर ग्रीट करता है। सीमिंग के जाने के बाद ये हुआ पूछता है मेरे 2 क्वेश्चन है। दीजुन कहता है अच्छा तो पूछो। ये वो पूछता है कि डिवाइन फंगल ग्रास एसेंशियल इतना इम्पोर्टेंट है जिससे डाइटीज अपनी पावर को रिपेयर कर पाते हैं। दीजुन एग्री करता है। ये वो पूछता है कि आप कभी वहाँ के 4 मिस्टिकल बीस्ट से जो यिंगजो के ईस्टर्न सी में है उनसे लड़े हैं। दीजुन मना करके बताता है 300 इयर्स पहले फॉक्स किंग बाई जी उस ग्रास को लेने गए थे बायशान को बचाने के लिए। वो खुद 4 बीस्ट से लड़े, भले ही उन्होंने ग्रास ले ली थी बट वो इंजर्ड बहुत हुए थे। कोई भी फॉक्स किंग जैसा पावरफुल नहीं होता बट मैं हूँ कि तुम उसे ट्राई कर सकते हो। जैसे ही वहाँ से ये हुआ जाता है दीजुन पूछता है मो युआन के लिए तुम इसलिए पूछ रहे हो ना। ये हुआ पूछता है आपको कैसे पता। दीजुन कहता है यही नहीं बल्कि तुम ये क्वेश्चन मो युआन के लिए क्यों पूछ रहे हो मैं सब जानता हूँ कि बायशान कुनलुन माउंटेन की 17 डिसिप्लिन सीएन भी थी। ये हुआ कहता है सेलेस्टियल ट्राइब पिछले 70,000 ईयर से मो युआन को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको पता था तो आपने पहले कहा क्यों नहीं। दीजुन कहता है मुझे यकीन है कि तुमने तो सुना ही होगा कि रूशी रिवर में वॉर कितनी भयानक थी। उस ट्रेजेडी को बीते 70,000 ईयर्स हो गए हैं, अब सब भूल गए हैं बट मुझे एक बात ने बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा था, वो हाई इमॉर्टल सीएन का जो खून में लथपथ थी और मो युआन को पकड़े हुई थी। वो तो वहाँ इतना रो रही थी जैसे उसकी आंखें बाहर ही निकल रही हो। तब मैंने 6 हार्डशिप को महसूस नहीं किया था। मुझे उसके एक्शन भी समझ नहीं आए कि उसका मतलब क्या था। मैंने तब ये सोचा कि एज अ डिसिप्लिन ऑफ कुनलुन माउंटेन वो खुद ही अपने ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रही है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन यानी पार्क बहुत कम है। देन बाद में मैंने सुना कि सीएन और मो युआन की बॉडी गायब हो गई है। मुझे तो बड़ा रिडिकुलस लगा। मैंने सोचा कि इस डिसिप्लिन ने खुद की लाइफ ले ली और डेथ को इतना सीरियसली लिया। वो उन डाइटी से बिल्कुल अलग नहीं था जिसकी ट्रेनिंग होती है। अब मुझे समझ आ गया है। लगता है इस मॉर्टल रिम के ट्रायल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब वो पूछता है क्या समझे। दीजुन कहता है अगर मो युआन मर गया तो मर गया, कोई भी ऑफरिंग मैटर नहीं करती। उसका मोस्ट बिलव्ड डिसिप्लिन सीएन था। अगर वो सीएन के होम टाउन में दफन होगा और उसके साथ होगा तो ये सी ऑफ इनोसेंस में दफन होने से तो बेहतर ही होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। युवा कहता मैं हाई गॉड मो युआन नहीं हूँ, पता नहीं कि वो क्या सोचते होंगे। मेरे पास काम बहुत है। वो ग्रीट करके जाता है। यहाँ ये हुआ अपने कबर्ड से सोल गैदरिंग लैम्प के बॉक्स को निकालता है। तभी वहाँ आलिया आकर पूछते फादर आपने इसे क्यों निकाला। आप ही ने तो कहा था कि जब तक ये लैम्प जलेगी मदर वापस आ जाएंगी, बट अब मदर वापस आ गई है तो इस लैम्प का क्या यूज। ये हुआ कहता मुझे ये लैम्प कहीं देना है, किसी को ज्यादा जरूरत है। आली कहता है फादर जल्दी जाओ, जिसे जरूरत है वो बहुत एंग्शियस होगा। जैसे ही ये हुआ उठता है वैसे ही आली उसे पकड़ के कहता है फादर हम जब ये लैम्प डिलीवर करने जाएंगे तो क्या हम मदर से भी मिल ले। ये हुआ कहता है आली तुम्हारी मदर चिंगचू की क्वीन है, उनके पास ऑलरेडी बहुत मैटर है जो वो रोज हैंडल करती है, इसलिए वो यहाँ हर रोज तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
आली उदास होकर कहता है, मैं समझता हूँ, बट मैं मदर को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये हुआ आली को प्यार से सहलाता है। यहाँ जियान से बाशन कहती है, फॉर वाटर किंग में से सिर्फ वेस्ट सी के वाटर किंग ने ही कम इम्प्रेशन मुझ पे छोड़ा है। जब मैं सीनियर से बात करती थी तो उन्होंने बताया कि जब से उनके ग्रैंडफादर ने ये रीजन संभाला है, तब से वेस्ट सी के 2 जनरेशन हमेशा लो प्रोफाइल में ही रहते हैं। फिक्स रेम में उनका क्लान सबसे कम नोटिस होता है। जियान बताता है, वेस्ट सी के वाटर किंग ने अपने लो प्रोफाइल को गिव अप कर दिया जब उनका पहला बड़ा बेटा हुआ। पैशन पूछती है, क्या उनका बेटा पिछले 600 ईयर से बीमार नहीं है? तो वो कर भी क्या सकते थे? वो डॉक्टर को बुलाकर अपने बेटे का इलाज ही करा सकते थे। जियान कहता है, 600 ईयर्स पहले जब वाटर किंग को अपने बेटे को ठीक कराना था तो उन्होंने अनाउंस किया। यहाँ फ्लैशबैक में वाटर किंग अपने बेटे का इलाज कई लोगों से करवाते हैं, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स जाते हैं, वो एक गार्ड से कहकर अनाउंसमेंट भी करवाता है कि जो भी मेरे बेटे को ठीक कर पाएगा वो उसे बहुत बड़ा और अच्छा रिवॉर्ड देगा। क्रिस्टल पैलेस में एक एक करके डॉक्टर दियोंग का इलाज करने के लिए आते हैं। दियोंग इस बार खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। वाटर किंग दियोंग की हालत देखे खूब रोता है और भी लोग दियोंग को ठीक करने के लिए पहुंचते हैं और हर जगह यानी पूरे रिम और सभी सीज में अनाउंसमेंट लगा दिए जाते हैं कि जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे बड़ा और अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ बाइशन पूछती है, तुम इन सबके बीच में कैसे पड़े? जियान बताता है, बाइजन ने कुछ टाइम पहले तुम्हारे सीनियर दीफैंग से ये सब सुना था और उसने मुझसे हेल्प भी मांगी। बाइशन हंस के कहती है, इसलिए तो ब्रदर ने तुमसे हेल्प मांगी क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। जियान कहता है, और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं यहाँ क्या आता? बाइशन कहती है, सब डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, वरना सीनियर आपको कैसे ढूंढते? हमारे मास्टर के लिए। अगर नहीं तो आप मास्टर के स्पिरिट और सोल को इतनी जल्दी ट्रैक कैसे कर लेते? जियान कहते हैं, डेस्टिनी ने ही डिसाइड किया है। अगर मोयुआन रिकवर होता है तो दियोंग की बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाले हैं। बाइशन कहती है, ये मेरी राइटफुल ड्यूटी है, इसमें हार्ड क्या है? जियान और बाइशन दोनों वेस्टी पहुँचते हैं। वाटर किंग एंड क्वीन ग्रीट करते हैं। वाटर किंग कहता है, जब हाई गॉड आप गए तो आपने कहा था कि आप अपने साथ एक स्पेशल पर्सन को लेकर आएंगे, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। जियान बताता है, ये स्पेशल पर्सन प्रिंस जैसे पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखती हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो ये प्रिंस को देखेंगी। वाटर किंग कहता है, तो मैं इन स्पेशल पर्सन को परेशानी में डाल रहा हूँ। पैशन कहती है, आप बहुत काइंड है। सभी अंदर जाते हैं। वाटर किंग बताता है, मेरा बेटा फाइंग हॉल के सामने ही है। पैशन कहती है, गलत है। वाटर किंग पूछता है, मतलब क्या सही नहीं है? इसमें मेरे बेटे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट होगा? पैशन कहती है, मुझे एकदम से कुछ इम्पोर्टेंट मैटर याद आ गया कि प्रिंस की हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें एक शांत प्लेस में भेजना होगा। क्या आप ये एक रूल बना सकते हैं कि कोई भी जिसमें आप भी शामिल हैं, आज के बाद उस प्लेस के करीब भी नहीं आ सकते? वाटर किंग एग्री करके वाटर क्वीन से कहता है, आप पैलेस वापस जाएं, मैं हाई गॉड्स को छोड़ के आता हूँ। क्वीन के जाने के बाद वाटर किंग आगे बढ़ता है। पीछे जियान बाइशन से पूछता है, क्या हुआ? बाइशन कहती है, मुझे डर है कि कहीं मैं सीनियर के सामने आ न जाऊँ। तभी जियान वाटर किंग से पूछता है, सेकेंड प्रिंस अभी कहाँ है? वाटर किंग बताता है, कुलन माउंटेन से कल एक लेटर आया था, वो वहाँ गए हैं, कुछ दिनों तक वो लौट के नहीं आ पाएंगे। जियान कहता है, वो नहीं आ पाएगा, अगर वो आ भी जाए तो मो युआन जल्दी उठ जाएंगे। तो तुम अभी भी अपने सीनियर दीफैंग को देखने में इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पैशन कहती है, हम बाद में बात करेंगे। दोनों अंदर आते हैं। बाइशन जियान को पकड़ती है। जियान कहता है, तुम मो युआन को देखने के लिए एंग्शियस के साथ डर भी रही हो, चलो अंदर। तुमने 70,000 ईयर्स का वेट सिर्फ इसीलिए ही किया है। वाटर किंग बताता है, ये मेरा बड़ा बेटा दियोंग है। वो दियोंग से कहता है, ये स्पेशल पर्सन जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो हाई गॉड जियान की मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसिप्लिन है। आज के बाद तुम्हारी ओल्ड सेंचुरीज की बीमारी वो यही ट्रीट करेंगी। दियोंग उसे खांसते हुए थैंक्स कहता है। पैशन उसकी पल्स चेक करके मन में सोचती है, ना तो इसकी पल्स रुक रही है, ना ही सॉलिड के साथ स्लो और फास्ट है, ना घट रही है और ना ही बढ़ रही है। जैसा जियान ने बताया कि पल्स बिल्कुल ठीक ही है। वाटर किंग पूछता है, मेरे बेटे की बीमारी? बाइशन कहती है, आप बाहर वेट करें, मुझे अपने मैजिकल पावर का यूज करके बीमारी का कारण को पता लगाना होगा, इसलिए मुझे एकांत की जरूरत है। सभी वहाँ से बाहर जाते हैं। बाइशन दियोंग को अपनी पावर से सुलाकर उसे अपनी पावर से चेक करती है। जहाँ उसे मो युआन दिखता है, वो बैठ के रोते हुए कहती है, मास्टर जियान ने बताया कि आप इधर इसी बॉडी में ही है। फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया, मैं लेट हो गई मास्टर। और रिस्पेक्ट देती है। बाद में दियोंग उठकर पूछता है, आप रो क्यों रही है? क्या मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती? अगर नहीं भी हो सकती तो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मत रोइए, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा अगर आपने मुझे ठीक भी नहीं किया तो।
पैशन कहती है तो खुशी के आंसू है। दियोंग हंस के कहता है मुझे तो लगा कि आप दिल की बहुत साफ है, बट मुझे सफर करते हुए आप बहुत खुश लग रही है। पैशन आंसू पोंछते हुए कहती है मैं उसके लिए खुश नहीं हूँ, आप अभी रेस्ट करें। वो अपनी पार्सल से सुलाती है। वो अपने मन में कहती है जियान ने सही कहा था, अगर मास्टर दियोंग की बॉडी का यूज करेंगे खुद को ठीक करने के लिए तो उसमें 7000 to 8000 ईयर्स लगेंगे। लेकिन अगर मैंने सेलेस्टियल ट्रैप का सोल गैदरिंग लैम्प मांग लिया और अपनी आधी 1,40,000 ईयर्स की पार और एक ट्रांसफर भी कर दूं, तो मास्टर भी जल्दी उठ जाएंगे। लगता है मुझे हेवनली लॉर्ड से मिलने 9 हेवंस पे जाना होगा। वो जैसे ही बाहर निकलती है वो मेड से पूछती है हाई गॉड जियान कहाँ है। मेड बताती है उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट मैटर को हैंडल करना है, इसलिए वो कह के गए हैं कि आप यही वेस्ट सी में रुके और वो कल तक लौट आएंगे। पैशन वाटर किंग के बारे में पूछती है। मेड बताती है एक इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आए हैं, वाटर किंग उन्हें ग्रैंड हॉल में वेलकम करने गए हैं। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप हमें फ्रीली बता सकते हैं। पैशन कहती है तो तुम मुझे हॉल में ले चलो, मुझे वाटर किंग से मिलना है और बाकी सभी मेड यही रुककर प्रिंस का ध्यान रखें। मेड पैशन को हॉल में लेकर जाती है। सामने कोई और नहीं ये हुआ होता है। उसे ये हुआ की कड़वी बातें याद आती है, जिसमें वो कहता है आली को तुमने बड़ा नहीं किया, इसलिए तुम उसे अपना सौतेला बेटा जैसे मानती हो। अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम तब भी ऐसा कह पाती। वह जैसे ये हुआ को देखकर मुड़ के बाहर जाती है। ये हुआ अपनी पार से पायशान का हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। पायशान उसे रोकते हुए कहती ये हुआ, बट ये हुआ उसे तब भी किस करता है। तभी उसे पायशान के हार्ट का निशान दिखता है, जो उसने अपने दिल से ब्लड निकालकर मोयुआन की बॉडी को प्रिजर्व किया। ये हुआ उस निशान को देखकर रुकता है और मन में सोचता है क्या तुम्हें मोयुआन को बचाने के लिए डर नहीं लगता। पायशान अपने आप को ठीक करके ये हुआ को एक कसके चाटा मारती है। ये हुआ अपना हाथ पायशान के दिल के ऊपर रखकर कहता है पायशान कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने उसके लिए 70,000 ईयर्स तक का वेट किया और अब वो लौट रहा है, तो तुम्हें अब किसी और की परवाह नहीं है। ये तो एक विजुअल थिंकिंग ही थी। पायशान पूछती है क्या तुम मेरे मास्टर की बात कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो वापस लौटे या नहीं। वैसे भी जियान और मेरे ब्रदर के अलावा सिर्फ मैं ही मास्टर के बारे में जानती हूँ, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। यह वो बताता है जियान ने बताया, और मुझे तो ये भी पता है कि उसे जल्दी उठाने के लिए तुम्हें सोल गैदरिंग लैम्प की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ इस लैम्प के बाद तुम्हारा और क्या प्लान है। पैशन बता दे मैं डिवाइन फंगल ग्रास को लेने रिंजर जाऊंगी। मैं अपने पार का यूज करके उस ग्रास को एलिक्सिर बनाकर दियोंग को दूंगी, तो मेरे मास्टर 3 मंथ के अंदर ही उठ जाएंगे। ये वो कहता है तुम पागल हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू होते हुए भी वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम डिवाइन फंगल ग्रास इतनी आसानी से हासिल कर लोगी। पैशन कहती है चाहे कुछ भी हो मुझे ग्रास चाहिए। जानती हूँ कि वहाँ जो 4 मिस्टिकल बीस्ट है वो ग्रास को गार्ड कर रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। जब मेरे फादर उनसे लड़े तो वो बहुत घायल हुए। ये हुआ उसे पकड़ते हुए दुखी मन से पूछता है तो तुम तब भी ये सब करना चाहती हो। पैशन कहती है डेफिनेटली। युवा कहता है तुम अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ उसी के लिए डालना चाहती हो। पैशन साइड में हटकर कहती है ये हुआ अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हमारे एंगेजमेंट क्यों ना हम उसे कैंसिल कर दे। ये हुआ दुखी मन से पूछता है क्या कहा तुमने। पैशन कहती है मैंने सुना कि हेवनली लॉर्ड तुम्हें अपना थ्रोन देने वाले हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोरोनेशन होगा तो हमें 81 सीक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटिंग को लेना होगा। राइटफुली मुझे तुम्हारे साथ ये लेनी होंगी, बट मुझे अपनी आधी पार मास्टर को ट्रांसफर करनी है। सो शायद मैं ये फायर्स ऑफ कर्मा तुम्हारे साथ ना ले पाऊँ। वैसे भी हमारी शादी होना पहले से तय नहीं था, वो तो सांगजी की गलती की वजह से उसने चिंगचू को एम्बैरेस किया। हेवनली लॉर्ड को बुरा नहीं दिखना था, सो उन्होंने हमें एंगेज करा दिया। इस एंगेजमेंट को तोड़ने की जिम्मेदारी तुम चिंगचू पे छोड़ दो, तो हमें अपने पास्ट की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये हुआ कहता है मैं समझ गया। आज रात तुम रूम में आना। सोल गैदरिंग लैम्प सेलेस्टियल पैलेस में नहीं है, वो मेरे पास है। वो दुखी मन में जाते हुए कहता है ये सब एक विजुअल थिंकिंग जैसा लगता है। कितना कर्ज मेरा तुम पर है और किसे पता कि तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है। अब सब बिगड़ गया है, अब ये ठीक किया नहीं जा सकता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सके यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Facebook page Korean Sake as well as Instagram account Korean.Sake. Thank you.